एक और खबर यह भी है कि इसराइल ने अपनी फिजाई हुदूद खोल दी है। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट करता है फैसला ईरान की तरफ से हमले रोकने के बाद किया गया है। ईरान से मजीद हमलों का खतरा टल गया है। इसराइली फौज का यह बताना है कि शहरी अब पनागाहों से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको अपडेट करें कि इसराइल ने अपनी फिजाई हुदूद खोल दी है और फैसला ईरान की तरफ से हमले रोकने के बाद किया गया है। ईरान से मजीद हमलों का खतरा टल गया है, इसराइली फौज का ऐसा कहना है। और मजीद कहा गया है कि शहरी अब पनागाहों से बाहर निकल सकते हैं। तो जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है हर जगह। और यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन में फिजाई ऑपरेशन बहाल हो चुका है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। दुबई ने फिजाई हुदूद बाज़ाबता तौर पर खोलने की तस्दीक कर दी है। कतर ने भी अपनी फिजाई हुदूद खोल दी है, गैर मुल्की मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। तो कल जो सिचुएशन हुई थी कि जब ईरान ने दोहा में मौजूद अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया था, तो उसके बाद फ्लाइट ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया था। और अब डेवलपमेंट ये है कि यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन में फिजाई ऑपरेशन बहाल हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। दुबई ने फिजाई हुदूद बाज़ाबता तौर पर खोलने की तस्दीक कर दी है। तो जौहर सलीम साहब, डेवलपमेंट हो रही है, विन विन पोजीशन लग रही है, जंग का माहौल ख़त्म हो गया है और अब जबकि फ़िज़ाई हुदूद भी खुल रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि अमन का माहौल वापस आ गया है मशरिक़ वस्ता में। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट के अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की ऑयल ट्रेड मुतासर नहीं हो रही है, जिसका सबसे बड़ा खदशा था। जी बिल्कुल, और इस मामले में ईरान ने एक रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार बिहेवियर का मुजाहरा किया है। वो थ्रेट तो कर रहे थे इस चीज़ का, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ये जो ऑप्शंस हैं ये न्यूक्लियर ऑप्शंस ही थी और ये उसके मुज़म्मरात उनके लिए भी बहुत ही ख़तरनाक होने थे। तो ये बहुत अच्छा है कि वो, क्योंकि जंग में देखें पोस्चरिंग तो होती है, लेकिन उन्होंने असल में कोई इस तरह का नहीं किया, बल्कि जो अमेरिका की बेस पे अटैक हुआ है वो भी एक सिम्बॉलिक अटैक ही था, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था, जो कि वो भी जिम्मेदारी की बात ही थी, बिकॉज उससे फिर हालात और बिगड़ जाते। और ये दुनिया के लिए अच्छी खबर है, इस खत्ते के लिए अच्छी खबर है क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी यूक्रेन की जंग से और फिर उसके बाद जो मशरिक़ वस्ता में हो रहा है, जो गाज़ा की सिचुएशन है, उससे बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी का शिकार थी। उसके वर्ल्ड ग्लोबल इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात हो रहे थे। और इस खत्ते के लिए तो ये जो जंग चल रही थी, अगर ये फैलती इसराइल की और ईरान की, तो उससे फिर ये सारी ज़्यादा ट्रेड भी रुक जानी थी, एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन भी रुक जानी थी और एक इंस्टेबिलिटी ऐसी आनी थी कि उससे सारे मुल्कों की ही जो इक़्तिसादियात हैं वो मुतासर होनी थी। तो ये बहुत ही खुश आइंद है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो सीज़ फायर है, ये इसका अच्छा चांस है कि ये होल्ड करेगी। उसकी वजह ये है कि अगर इजराइल हमले नहीं करेगा तो ईरान तो रिएक्ट ही कर रहा था ना अभी तक। वो उन्होंने कोई खुद से तो नहीं हमले किए, वो हर हमला जो उधर से होता था उसके बाद वो रिएक्ट करते थे बेसिकली। तो उनके लिए कोई उस तरह से वजह नहीं होगी और उन्होंने कह भी दिया है। तो अब हमारी उम्मीद सिर्फ ये है कि ये मुज़ाकरात की मेज़ पे आएँ दोनों फरीक जो हैं, ख़ुसूसन फिर अमेरिका भी, क्योंकि अमेरिका भी इसमें एक फ़रीक है, और इसका कोई हल निकालें, पुरअमन और देर पा हल निकालें इस न्यूक्लियर इशू का, क्योंकि उसकी वजह से इस रीजन ने बहुत सफ़र किया है। ईरान ने खुद बहुत ज़्यादा सफ़र किया और ईरान के अवाम ने बहुत सफ़र किया है। इतनी दहाइयों की जो सैंक्शंस हैं, ये जो सारी उनके ऊपर बहुत भी सिर्फ इकनॉमिक नहीं, बहुत सारी रेंज ऑफ सैंक्शंस हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनकी इकॉनमी भी, उनकी सोसाइटी भी, जो है उनकी टेक्नोलॉजी का लेवल भी, जो अब उन्होंने खुद भी अंदाज़ा इस दुनिया से कितने पीछे रह गए हैं उन टेक्नोलॉजीज़ में, जो कि ज़रूरी है उनके लिए भी, अगर वो एक सॉवरेन कंट्री के तौर पे और एक जो है और जितना बड़ा उनका साइज़ है और इकोनॉमिक कैपेसिटी है, उसके हिसाब से अगर वो अपनी एक डिफेंस कैपेबिलिटी रखना चाहते हैं तो उनको उन सारी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए दिस कुड बी अ गुड बिगिनिंग अगर इस पे अब ये दोनों फरीक जो हैं एक ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रवैया इख्तियार करें। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है अगर कंस्ट्रक्टिव रवैया दोनों जानिब से इख्तियार किया जाता है। मैं ज़रा दो ममालिक की बात करना चाहूँगा आपसे जौहर सलीम साहब। एक तो ईरान के साथ चाइना के ताल्लुकात और ईरान के साथ रशिया के ताल्लुकात, और हम ये देख रहे हैं कि दोनों ममालिक के ही इंटरेस्ट हैं, चूँकि चाइना के साथ ट्रेड भी हो रही है ईरान की ऑयल की, और सबसे बड़ा ख़रीदार ईरान के ऑयल का चाइना ही है जो उससे कम नरखों पर ये ऑयल ख़रीदता है। फिर उसके साथ साथ चाबहार में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है ईरान की बंदरगाह के अंदर,
और उनकी कोशिश यही है कि रेल ट्रैक बिछाया जाए और फिर वहाँ से उनकी ट्रेड बढ़ाई जाए। फिर इसी के साथ साथ गैस के हवाले से जो मुआहदे हुए हुए हैं रशिया के साथ, वो आप समझते हैं कि इन दोनों ममालिक का अंदरूने खाना क्या किरदार रहा होगा इस पूरी जंग के तनाजुर में अगर देखा जाए तो? कोशिश करेंगे हम दोबारा से जौहर सलीम साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जंग बंदी हुई है ईरान और इसराइल के दरमियान। और ख़ास तौर पर हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता रोज़ जब ईरान ने हमला किया है, बेस को निशाना बनाया है कतर में, हम ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उसके बाद ये ट्वीट सामने आई कि जंग बंदी हो रही है, मशरिक़ वस्ता में अमन मुबारक हो, और अगर ये जंग बंदी नहीं होती तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो उसके बाद से हमने ये देखा कि सीज़ फायर हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान, इसराइल और ईरान के दरमियान। अब ये देर पा कितना होगा ये आने वाले दिनों में फ़ैसला होगा, चूँकि अगर ये देर पा नहीं होता तो फिर यकीनन ये फिर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के लिए बेहतर नहीं होगी। लेकिन इस वक्त तक अगर हम ये देखें तो इस वक्त तक बहुत बेहतर सूरत हाल दिखाई दे रही है, तमाम चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल, जो कि एक अच्छी भी बात है।